Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. So these are the beautiful lines written by famous poet Alexander Pope. So in this video we will discuss a famous ode written by Alexander Pope, Ode on Solitude. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फेमस ओड को जो किसने लिखी है, अलेक्जेंडर पॉप ने। और ओड का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। सो आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा अ फेमस ओड, ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पॉप। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ओड। अ फॉर्मल लिरिक पॉम विद अ सीरियस थीम। ये एक फॉर्मल लिरिकल पॉम होती है जो सीरियस थीम पर लिखी जाती है। इट इज़ यूजुअली लॉन्ग एंड मे बी रिटन फॉर अ प्राइवेट ओकेजन और अ पब्लिक सेरेमनी। ये यूजुअली लॉन्ग होती है जो लिखी जाती है प्राइवेट ओकेजन्स पर या किसी पब्लिक सेरेमनी के लिए। ओड्स ऑफन ऑनर पीपल, कोमैमोरेट इवेंट्स और रिस्पॉन्ड टू नेचुरल सीन्स। है ना, ये किसी पीपल के ऑनर में लिखी जाती है या किसी इवेंट की स्मृति में लिखी जाती है या किसी नेचुरल सीन को रिस्पॉन्ड करने के लिए लिखी जाती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो यूजुअली ये लॉन्ग लेंथ में होती है। नो सिलेबल रिक्वायरमेंट्स, है ना, इसमें कोई सिलेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो राइमिंग स्कीम रिक्वायरमेंट्स, है ना, कोई राइमिंग स्कीम की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली देर आर थ्री टिपिकल फॉर्म्स ऑफ ओड्स, है ना, हमारे पास तीन फेमस टिपिकल फॉर्म है ओड्स की। द पिंडारिक ओड, द होरेशियन ओड एंड द इरेगुलर ओड। तीन ओड्स के नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के बारे में, जो कि है हमारी आज की फेमस ओड ऑन सॉलिट्यूड पॉम। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड इज अ पॉम बाय अलेक्जेंडर पॉप, written when he was 12 years old and widely included in anthologies. तो अलेक्जेंडर पॉप ने इस पोम को कब लिखा था, जब वो कितने साल के थे, 12 साल के थे। द टाइटल ऑफ दिस पोम वॉज ऑल्सो यूज बाय अदर पोएट्स सच एज जोसेफ वॉल्टन। तो इस टाइटल को और भी बहुत सारे पोएट्स ने यूज़ किया है, जिनमें से एक है जोसेफ वॉल्टन। नेक्स्ट हम जानते हैं मेन आइडिया ऑफ द पोम, है ना, जो हमारी ओड है उसका मेन आइडिया क्या है। द टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड गिव्स द रीडर अ प्रीटी गुड आइडिया व्हाट द पोम इज अबाउट अर्ली ऑन। जो हमारी पोम है ओड ऑन सॉलिट्यूड हमें एक आइडिया देती है, रीडर्स को एक प्रीटी गुड आइडिया देती है, जो क्या है। Of course, it would be far too simple and analyzed to say that Alexander Pope oldest surviving poem is simply about solitude. जो आइडिया है solitude का, but it does provide a solid starting point from which to analyze the poem. है ना, कि starting poem का अगर हम point देखते हैं इसका, तो कि starting point जो है इसका solitude, अकेलापन से शुरू होता है। Next देखते हैं, when Pope wrote his work, he had the idea of solitude in mind. है ना, पोप जब इस वर्क को लिख रहा था कहीं ना कहीं उसके माइंड में आइडिया था सॉलिट्यूड को लेकर। एज टू अ ग्रेट मैनी पोएट्स हु एक्सप्रेस themselves बेस्ट थ्रू द रिटन वर्ड। है ना, जैसा मानते हैं जितने भी ग्रेट पोएट्स हुए हैं वो अपने आप को, अपने शब्दों को अपने ग्रेट वर्क के द्वारा हमें बताते हैं। एंड परहैप्स लेस सो इन द कंपनी ऑफ अदर्स, है ना, वो दूसरों की कंपनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपने वर्ड्स अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। Solitude itself is an important thing to attain from time to time, and perhaps it makes sense to think of one of Pope's oldest poems as being about a very basic human desire. देखो solitude ये है ना, human desire है ना, सबको कभी कभी अकेले इच्छा होती है अकेला रहने की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की फेमस ओड को, और उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। हैप्पी द मैन whose wish and care are found paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground.
The first stanza of the poem, Ode on Solitude, establishes the analogy that we learn throughout the poem. है ना, जो ये हमारा स्टेंजा है एक एनालॉजी, एक आइडिया को स्टैब्लिश करेगा जो पूरी पोएम में हम देखेंगे आगे. Because it depicts the life of an unnamed man who is referred to as a epitome of happiness. है ना, एक अननोन व्यक्ति की लाइफ के बारे में हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया देता है, जिसकी इच्छा है किसकी, हैप्पीनेस को पाने की, अकेलेपन में हैप्पीनेस को पाने की. The narrator states that his deepest desires include a few acres of his own land. है ना, उसकी यहाँ पे नरेटर बोलता है कि उसकी एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि वो जो उसकी फ्यू एकर्स है ना ज़मीन है, वो उसमें क्या रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, उसमें उसको इंजॉय करना चाहता है. फिर इज सेटिस्फाइड टू लिव एंड वर्क, वो चाहता है कि वो अपने इस कार्य से सेटिस्फाई रहे और कंटिन्यू वर्क करता रहे. The incorporation of the word paternal implies that the land is inherited by this man and thus belongs solely to him. है ना, जहाँ यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पैटर्नल, इसका मतलब है उसको क्या है, उसकी पैतृक संपत्ति है जो उसको मिली है. Content to breathe his native air may also refers to being satisfied with one passions rather than always desiring for more. है ना, ये लाइन हमें बताती है कि बहुत से लोगों की सिर्फ एक इच्छाएं होती है ना, कि यही इच्छा होती है बस मैं इस काम को करूँ. तो हमारा जो यहाँ पे पोएम है हम देखें तो राइटर हमारा जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है जिसकी एक इच्छा है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं है, बस एक ही इच्छा है, और वो इच्छा है कि जो उसकी भूमि है ना, जिसमें लिखा है उसने अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, है ना, जो उसको पैतृक संपत्ति मिली है, वो उसमें हार्डवर्क करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, और उसमें ही वो अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहता है, उसकी और कोई डिज़ायर या और कोई इच्छाएं उसकी नहीं है. आई होप आप लोगों को पहला स्टैंजा क्लियर हुआ होगा. Whose hearts with milk, whose fields with bread, flack, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. In the second stanza of the poem, the poet simply means that the unknown man is self sufficient. है ना, वो अपने आप को कहता है कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि मैं उनको रह के अपना गुजारा, उनको यूज़ को करके मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ. His land is now a farm that provides for all of his needs. His cattle produce enough milk and he can cook his own bread. कह रहा है कि मेरे पास जो मेरी गायें हैं वो मुझे इनफ दूध दे सकती हैं, मैं अपना खाना खुद से बना सकता हूँ. The trees his land give adequate shade in summer, and the wood from those trees can be used to light to keep him warm in the winter. He does not require anything other in his own land. कह रहा है कि मेरे पास जो ट्रीज़ हैं, है ना, जब मैं जंगल में रहूँगा, अपनी भूमि पे रहूँगा, तो मेरे पास जो पेड़ होंगे वो मेरे लिए इनफ है, क्योंकि वो मुझे समर में क्या देंगे, छाया देंगे. और जो ट्रीज़ की जो वुड्स होंगी, जो लकड़ियाँ होंगी, उनको मैं विंटर में आग जलाकर गर्मी को से पैदा करके जाड़े को भगा सकूँगा. मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, लेकिन जो मेरा लैंड है मैं उसमें ही रहूँगा, मेरी जो भूमि है मैं उसमें ही रहूँगा, उसके पास उसको ही हार्ड वर्क करके वही अकेलेपन को मैं इंजॉय करूँगा. उम्मीद है आप लोगों को सेकंड स्टैंजा क्लियर हुआ होगा. अब हम अपना थर्ड स्टैंजा देखते हैं. ब्लेस्ड हु कैन, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड hours, days and years slide soft away. In health of body, peace of mind, quiet by day. In the third stanza of the poem, the person was viewed, blessed by the narrator. Time almost has no meaning for this man. His word meets all of his needs. कह रहा है मुझे बस, मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स होगी कि मैं बस अकेला रहूं. मेरे लिए इस संसार का कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने लिए ही टाइम निकालूं, यानी कि जब मैं रहूँगा तो मैं अपने आप को भी टाइम दूंगा और यही मेरे लिए संसार है. यानी कि उसको लगता है कि मैं ही अपने लिए खुद का संसार हूँ. आवर्स, डेज एंड ईयर्स पास बट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. कह रहा घंटे चले आते हैं, समय आएगा, वीक आएंगे, ईयर्स आएंगे, बट मैं, मेरे लिए सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी. वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हेल्थ ऑफ द मैन एट द स्टार्ट ऑफ दिस साइकिल इज़ द हेल्थ ही रिटेन्स एट द एंड. कह रहा है जो हमारी हेल्थ है एक साइकिल में होती है, पहले हम स्वस्थ होते हैं, फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो भी
एज इट इज़ नहीं रहती, सेम नहीं रहती है, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। ही इज़ एट पीस एंड क्वाइट which is a blessing for him because there is nothing that can disturb his life। कह रहा है मैं अकेला रहूँगा, तो मेरे लिए वो कैसा रहेगा, पीसफुल एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर रहेगा, मेरे लिए वही ब्लेसिंग्स होगी, और वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा स्वास्थ्य भी वहाँ पे कैसा रहेगा, एकदम फिट रहेगा, मैं स्वस्थ रहूँगा। आई होप आपको थर्ड स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। साउंड स्लीपी, सॉरी, स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। कितनी अच्छी बात कह रहा है यहाँ पे वो। द कंसेप्ट ऑफ इनोसेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोम एंड इट इज़ अ फेयर वे टू डिस्क्राइब ए मैन हु लिव्स हिज लाइफ अलोन। है ना, यहाँ पे वो हमें द कंसेप्ट ऑफ इनोसेंस को समझा रहा है। कह रहा है कि मेरी लाइफ जो है वो कैसी होगी, एकदम शांति से भरपूर फेयर लाइफ होगी, मैं अकेला रहूँगा जिसको मैं इंजॉय करूँगा। द पोएट क्लेम्स दैट पर्सन इज हैविंग ए साउंड स्लीप एंड अनअवेयर ऑफ द वर्ड्स नॉलेज एंड कॉम्पिटिशन। मेरी जो नींद होगी वो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ना ही मैं ना वो जो मेरी जो कंपटीशन होता है वर्ड्स में, जो एक दूसरे को लेकर नॉलेज की होड़ रहती है, मैं उन सब से दूर रहूँगा। इट इज़ एन अनयूजुअल आइडिया दैट ड्रॉज द फार्मर इन अ डिफरेंट लाइट। है ना, यहाँ पे पोएट ने फार्मर्स को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया है। ही कुड बी सीन एज अ नेटिव एंड इग्नोरेंट पर्सन हु सिंपली डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पे वो फार्मर्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं आइडिया के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है कि उनको संसार से कुछ नहीं लेना होता, बस उनको क्या अपनी भूमि से लेना होता है, अपनी भूमि के हार्डवर्क से लेना होता है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे उनकी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आइडिया को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहता है। सो ही कुड बी सीन अ लिविंग द आइडल लाइफ। कह रहा है कि मैं उस आइडल लाइफ को जीना चाहता हूँ जो फार्मर्स जीते हैं। उनको ना तो किसी हिपोक्रेसी, ना किसी वर्डली जो थिंग्स होती है, कंपटीशन है, एक दूसरे को लेकर जो नॉलेज की होड़ है, उससे कोई मतलब होता है। आई होप आप लोगों को ये स्टेंजा भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेंजा की ओर। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। कितनी ब्यूटीफुल लाइन्स यहाँ पे वो कह रहा है। कह रहा है इन द लास्ट स्टैंज ऑफ द पोम द पोएट डिजायर्स टू एस्केप एंड लिव एन अनसीन लाइफ वेयर ही कैन लिव अलोन अनटिल ही डाइज। है ना, उसकी इच्छा है कि मैं एक ऐसी लाइफ जीऊँ जो कैसी हो, अनसीन हो, अननोन हो, कि ना तो मुझे कोई देखे, ना मुझे कोई जाने, और ना ही कोई मेरे मरने पर दुख करे, विलाप करे। मैं अकेला ही मरना चाहता हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, किसी को परेशान भी नहीं करना चाहता हूँ। ही विशेज टू डाई विदाउट बींग रिमेंबर्ड, मुझे कोई याद भी ना करे जब मैं मर जाऊँ, वो ऐसी लाइफ, ऐसी मृत्यु चाहता है। नो स्टोन शुड बी कार्व्ड ऑन हिज ग्रेव सो दैट नो वन नन वेयर ही इज बरीड आफ्टर हिज डेथ। कह रहा है कि मैं, मेरी कब्र पे भी जब मैं मरूं तो कोई स्टोन पे कुछ भी ना लिखे। है ना, मैं एक ऐसी मृत्यु चाहता हूँ कि जब मैं, मेरे को दफनाया जाए तो मुझे कोई ना ढूंढे कि अच्छा ये उसकी, यहाँ पे उसको दफनाया गया था, या उसको यहाँ पे उसकी लास्ट टाइम उसको यहाँ पे लाया गया था। ही वॉन्ट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड, वो एक शांतिपूर्ण, एक सॉलिट्यूड लाइफ को जीना चाहता है। कितना अच्छा मैसेज यहाँ पे हमें पोएट देना चाहता है। इट इज़ a thoughtful poem about a man's preference of hard work and solitude over companionship and luxurious life। है ना, देखो यहाँ पे पोइट कितना अच्छा आइडिया दे रहा है कि सॉलिट्यूड भी एक बहुत अच्छा साधन है इंसान को इस लाइफ में अपने आप को जानने का, अपने आप में रहने का, अपने टैलेंट को पहचानने का। कह रहा है ना, वो पोएम में बता रहा है कि मैं चीज़ों को लिखना चाहता हूँ, उनको रिक्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि मैं बहुत सारी पोइट्री को कंपोज कर सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पोएम जो हमारी ओड है अच्छी लगी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके। तो व्हेन डिड अलेक्जेंडर पोप राइट ओड ऑन सॉलिट्यूड, 1700 में उसने उसको लिखा था। है ना, 18th सेंचुरी का हमारा पोएट है अलेक्जेंडर पोप। तो ये याद रखना, वो 12 ईयर्स ओल्ड था जब उसने इस पोम को, ओड को लिखा था। अब इसके थीम की बात करें तो इसका थीम क्या है, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। है ना, अकेलेपन का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है
है ना, क्या ब्लिस ब्लिस है उसका, वो हमें इस पोम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहता है। So, thank you for watching. I hope you have enjoyed the video. Like, share, and subscribe my channel. Have a nice day.